हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लोग पढ़ रहे थे। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने लिबरलाइजेशन को पूरी तरीके से कर लिया था। आज हम लोग फिनिश करेंगे प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को, राइट। सबसे पहले आते हैं प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है। देखो यार, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर 3 एलिमेंट थे। लिबरलाइजेशन, लाइसेंस को एंड कर देना, लाइसेंस खत्म कर देना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा देना। सिंपल सा मतलब है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो बढ़ा दिया जाए। 1990 से पहले सरकार चाहती थी कि सारे के सारे काम हम ही करें, वो प्राइवेट सेक्टर को आने नहीं देना चाहती थी। लेकिन अब 1991 के बाद जब रिफॉर्म्स आया, एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, उनके विचार बदले, तो उन्होंने धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा दिया कि अब ये काम भी प्राइवेट सेक्टर करेंगे, ये काम भी प्राइवेट सेक्टर करेंगे। धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा, जो सरकारी कंपनियां थी अब वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होने लगी। दिस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। सो प्राइवेटाइजेशन मीन्स गिविंग ग्रेटर रोल टू दी प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग दी रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का रोल धीरे धीरे कम होने लगा और ये आज तक हो रहा है। धीरे धीरे आप न्यूज़ में देखते हो कि ये कंपनी भी सरकार ने बेच दी, ये कंपनी भी सरकार ने बेच दी, ये कंपनी भी सरकार ने बेच दी। दिस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहला, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, प्रॉपर्टी एंड मैनेजमेंट। सब कुछ ही बेच दिया, पूरा का पूरा कंपनी उठाकर बेच दिया एक प्राइवेट कंपनी को। दिस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन, राइट। दूसरा क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अर्निंग। जो भी पब्लिक कंपनियां हैं, जितने भी पब्लिक कंपनी है, जितनी भी क्लास सरकारी कंपनी है जहां पे सरकार का इन्वेस्टमेंट 51% से ज्यादा है, सरकार वहां पे कुछ हिस्सा बेच देती है। ध्यान से समझना, अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स को बेच देना। लाइक अगर मैं बोलूं कि मैं गवर्नमेंट हूं और एक कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके 72% शेयर्स मेरे पास हैं और मैं इसके 2% शेयर्स किसी को बेच देता हूं, किसी प्राइवेट इंसान को बेच देता हूं, जिसकी कीमत क्लास मान लो 30,000 करोड़ है, राइट। तो यार, ये जो 30,000 करोड़ रुपए मिले हैं, एक तो पैसा मिला है और शेयर चला गया। दिस इज कॉल्ड पीएसयू डिस इन्वेस्टमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं पीएसयू डिस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का तोड़ना, इन्वेस्टमेंट को बेचना ही कहलाया जाता है क्लास पीएसयू डिस इन्वेस्टमेंट। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कुछ शेयर्स को किसी और को बेच देना, दिस इज कॉल्ड पीएसयू डिस इन्वेस्टमेंट। बट दोनों ही किसका पार्ट है क्लास? प्राइवेटाइजेशन का पार्ट है, राइट। दोनों ही किसके अंदर कवर होता है? प्राइवेटाइजेशन में। कुल मिला के प्राइवेट एंट्रीज को रोल देना। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन इंडिया। ध्यान समझना क्लास, बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सीयूईटी में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, जिसकी वजह से कराना थोड़ा सा मेरे लिए मैंडेट हो गया। द कंपनीज इन विच द शेयर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज 50% और मोर इज नोन एज क्लास सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है यहाँ पे, जहाँ पे कंपनी का 50, सरकार का 51% से ज्यादा स्टेक है। कैटेगराइज इसको किया गया है 3 चीजों में: महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। ध्यान रखना, मिनी रत्न के अंदर क्लास 2 पार्ट होते हैं, बट हमें डीपली जाना नहीं है इतना। तो 73 कंपनीज जो है वो मिनी रत्न के अंदर आती हैं। और कैसे कैसे, कब महारत्न बनेगी कंपनी, कब नवरत्न बनेगी, कब मिनी रत्न बनेगी, तो यार ये सब चीजें आपको नहीं पढ़नी है, इनका अलग अलग मॉनेटरी लिमिट है। तो महारत्न के अंदर 11 कंपनीज है और 11 इसलिए है, पहले ये 10 था, 11 इसलिए है क्योंकि नवरत्न के अंदर एक कंपनी पहले हुआ करती थी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। वो नवरत्न से हटकर अब जो है वो महारत्न में शिफ्ट हो गई। एक्चुअली महारत्न सबसे ऊपर का स्टेटस है, तो जो नवरत्न कंपनी आ जाती हैं, जो नवरत्न कंपनी होती है, उनमें से ही हटके कुछ कंपनी जो है वो सरकार उनको स्टेटस दे देती है महारत्न का। तुम अपने दिमाग में सिर्फ एक बात ध्यान रखना, महारत्न 11 है, नवरत्न 13 है और मिनी रत्न जो है वो 73 कंपनीज है मिनी रत्न के अंदर। और ये सारी की सारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, यानी कि सीपीएसई, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, सेंट्रल इसलिए क्लास कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। इसके अंदर बहुत सारी कंपनियां आती हैं क्लास महारत्न के अंदर, लाइक से क्लास आईओसीएल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, बीएच भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस हो गया, भारत पावर जो है कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये हिंदुस्तान भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट हो गया क्लास, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन
लिमिटेड, ये सारी की सारी जो 11 के 11 नाम हैं ये महारत्न है। नवरत्न में 13 नाम है क्लास, और बाकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वगैरह जो हो गया ये सब मिनी रत्न के अंदर हो गया। तो ये सब क्या है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन इंडिया। जितना मैंने तुम्हें बताया है इसके अंदर एग्जामिनेशन में अगर टफ लेवल पे भी चीजें जाएंगी तो इससे बाहर नहीं जाएंगी, इतना आप आसानी से कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट हो गया इसके अंदर ग्लोबलाइजेशन। हमने पढ़ा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन। अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़कर चलना ही कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि हम पूरे वर्ल्ड के साथ, इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड के साथ मिलके काम करेगा। हमारे पास कुछ चीज़ है तो हम आपको देंगे, आपके पास कुछ चीज़ है आप हमको दो। दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। 1991 से पहले क्लास हमारी एक पॉलिसी थी जहां हम बाहर से आने नहीं देते थे लोगों को। 1991 के बाद हमने सबके लिए ओपन कर दिया, हम सबके साथ मिलके काम करेंगे। हमारे पास अगर कोई टेक्नोलॉजी है हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपके पास कोई टेक्नोलॉजी आप हमारे साथ शेयर करो। आपने कुछ इन्वेंशन किया, बुलेट ट्रेन बनाई, तो आप हमें दो, हमने कुछ बनाया हम आपको देंगे। जो भी ट्रेड बैरियर थे, जो भी बैरियर थे, टैक्सेस थे, कोटा थे, वो सब हम लोग हटा देंगे, आसानी से ट्रेड करेंगे, राइट। इसमें लिखा है इंडिया जो है 1991 से पहले एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो करता था। रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट, दीज आर इन फॉर्म ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग, कि आपको इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। टैरिफ, टैक्सेस, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस यानी कोटा। इन ग्लोबलाइजेशन ऑल दीज बैरियर्स वर रिमूव टू प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड। तो ग्लोबलाइजेशन में ऐसे सारे रुकावट को, सारे बैरियर को हटा दिया गया इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, कि बाहर से लोग आए हमारे। इवन आज की डेट पे मोदी जी स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे मूवमेंट पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे वो अलग अलग कंट्री में जाते हैं, वहाँ से इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, उन कंट्री में रेस्पेक्ट तरीके से बोलते हैं उनको, आओ हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करो, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए हमारे देश में इन्वेस्ट करिए, जिसकी वजह से आज पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम होता चला जा रहा है। और कहीं ना कहीं लोग आके हमारी कंट्री में, फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट भी करते हैं इंडिया की पॉलिसी के हिसाब से। तो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी बनाई गई है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें कही गई। सबसे पहला फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट को बढ़ा दिया गया। देखो यार, एफडीआई क्या होता है, जब फॉरेनर इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का शेयर 100% तक बढ़ा दिया। पहले क्या होता था कि अगर तुम्हें इंडिया में बिजनेस करना है तो किसी इंडियन बिजनेसमैन के साथ मिलकर बिजनेस करना होता था। किसी इंडियन बिजनेसमैन के साथ मिलो, उसके साथ मिलकर अपना बिजनेस करो। लेकिन ये लिमिट जो है वो बढ़ाकर अब कर दिया 100%, कि आप अकेले खुद इंडिया में आके पूरी तरीके से मालिक बन सकते हो, या तो आप 51%, 76% तक का स्टेक भी रख सकते हो, उतने भी मालिक बन सकते हो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन इन इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखो यार, फेमा एक्ट को लाया गया है ना, जो पहले फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसको हटा के फेमा लाया गया। फॉरेन कैपिटल, अगर आप बाहर से कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हो, उसकी लिमिट 40 से बढ़ाकर 51 कर दिया गया, 51%। और कई सेक्टर में क्लासेस को इसको बढ़ाकर 100% भी कर दिया। कुल मिला के बाहर से इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया कि आओ हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करो। सेकंड है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। जो ट्रेड पॉलिसी बनाई गई वो लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी बनाई गई। होता क्या है कि बाहर से इंडिया में कोई कंपनी आ रही है, अब 5 साल की पॉलिसी बनाओगे तो 5 साल होता कितना है, 5 साल तो उसको प्लांट लगाने में लग जाएगा। तो सरकार 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, 20 ईयर्स की पॉलिसी बनाती है कि 20 ईयर्स तक आपको लाइसेंस मिलेगा। तो वो फिक्स रहता है यार, 20 साल तो चलो बहुत है, 20 साल से पहले तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई सरकार ने। टैक्सेस को कम किया गया, रिडक्शन इन टैक्सेस, जितने भी टैक्सेस थे बिना बात के लगा रखे थे वो टैक्सेस को कम किया गया और कोटा हटा दिया है। तो जो भी टैरिफ और टैक्सेस दोनों को हटा दिया, तो हमने पहले ही पढ़ा था, टैरिफ और टैक्सेस दोनों को हटा दिया गया ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। ये दिखाने के लिए कि हाँ, हम लोग मिलजुल के काम करने को रेडी हैं। बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, हम बाहर इन्वेस्टमेंट करें, बाहर से कंपनियां आए, हम बाहर से सामान खरीदें, हम उनको चीजें दें। इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया गया। ग्लोबलाइजेशन का एक अच्छा आउटकम निकल के आया, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है, जब कंपनी अपने काम का एक छोटा सा हिस्सा जब किसी और से कराती है, दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटसोर्सिंग। आप लोगों ने कभी ना कभी स्कूल में
प्रैक्टिकल वगैरह किसी और से बनवाया होगा, कोई प्रोजेक्ट असाइनमेंट किसी और से बनवाया होगा, तो आप आउटसोर्स कर देते हो कि यार नहीं मेरे पास टाइम नहीं, मैं कुछ और काम करूंगा। सिमिलरली कंपनी अपने कॉल सेंटर्स बनाती है इंडिया में, मेजर कंपनीज के कॉल सेंटर इंडिया में है। इंडिया एक आउटसोर्सिंग का हब बनता चला जा रहा है, क्योंकि इंडिया में पढ़े लिखे लोग बहुत सस्ते रेट में मिल जाते हैं। आप आराम से 10 से 12,000 15,000 में किसी पढ़े लिखे लोग को हायर कर सकते हो होल डे के लिए, कि वो हमारे यहाँ रहे, पढ़ लिख के, दिन पढ़ा लिखा इंसान हमारा रहे और काम करे, है ना, मॉर्निंग टू इवनिंग काम करे। तो आउटसोर्सिंग का बेसिकली मतलब क्या है कि एक बिजनेस प्रैक्टिस है जहाँ पे एक कंपनी हायर करती है किसी अदर कंपनी को, किसी इंडिविजुअल को अपने कुछ काम कराने के लिए। इसके अंदर चाहे कॉल सेंटर हो, क्लिनिकल एडवाइस हो, टीचिंग हो, कोचिंग हो, अकाउंटेंसी, फिल्म एडिटिंग एक्सेट्रा। आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। आउटसोर्सिंग आया कहाँ से? आउटसोर्सिंग आया ग्लोबलाइजेशन से। इंडिया हैज बिकम अ फेवरेबल डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग फॉर मोस्ट ऑफ द एमएनसीज बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, इवन लो वेज रेट फॉर द स्किल वर्कर्स, एंड रेवोल्यूशनरी ग्रोथ इन आईटी सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में आईटी सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रोथ कर रहा है। इसी वजह से क्लास बाहर से कंपनियां आती हैं, यहाँ पे अपना आईटी सेक्टर लगाती हैं कि इंडिया के अंदर पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। बीपीओ इज द बेस्ट एग्जाम्पल क्लास। बीपीओ बोलते हैं क्लास बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको कॉल सेंटर बोला जाता है। तो अब सैमसंग है या वोडाफोन है, एयरटेल है, अब ये लोग क्या करते हैं क्लास कि अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन जो कस्टमर्स की कॉल आते हैं उसको हैंडल करने के लिए क्लास कॉल सेंटर्स बनाते हैं। और इंडिया में तो वैसे ही इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इंडिया हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, तो जब इतना पॉपुलेशन है तो लोग जाहिर सी बात है रीजनल लैंग्वेज में, हिंदी में, अपनी भाषा में बात करना पसंद करते हैं। तो ये लोग यहीं पे कॉल सेंटर खोलते हैं और यहाँ के लोगों को डील करते हैं, उनको कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज देते हैं। तो आउटसोर्सिंग से इनकी काफ़ी अच्छी खासी इनकम भी जनरेट होती है। लाइक इंडिया में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, तो कम से कम कॉल सेंटर में जाने के बाद उन्हें कुछ तो काम मिलेगा, वहाँ पे काम कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे है। तो ये हो गया क्लास आउटसोर्सिंग, जो ग्लोबलाइजेशन का आउटकम है। नेक्स्ट है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पे काम करती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि वर्ल्ड के ट्रेड को प्रमोट करना। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां बहुत सारी कंट्रियां इनके मेंबर हैं। इनके मेंबर, इंडिया इनका मेंबर है, पाकिस्तान इनका मेंबर, और ऐसे और भी अलग अलग कंट्री इनके मेंबर कंट्री है। WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके जितने भी मेंबर कंट्री हैं उन सबको किसी प्रकार का बैरियर नहीं लगाना होता ट्रेड पे। आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो, कोई बैरियर, कोई रुकावट आपको नहीं लगाना है। WTO ने कुछ रूल बना रखे हैं, कुछ डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसीज बना रखी हैं। WTO के रूल के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा अगर आप WTO के मेंबर हो देन, राइट। तो WTO एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे एक से ज्यादा गवर्नमेंट कंट्रीज की रहती है, मतलब अलग अलग कंट्री रहते हैं इसके अंदर। इस कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन द नेशंस। तो ये कंट्री के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करते हैं। ये डेट याद रखना, हो सके तो कमेंट में लिख के याद कर लेना। WTO की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में WTO आया था, जिसने पुराना WTO का जो पुराना नाम था वो ध्यान रखना, फुल फॉर्म पेपर में आ जाता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गैट। इसका गैट कब का था क्लास? 1948 का गैट था, 1948, और ऑफिशियली WTO कमेंस कब हुआ था? 1995। ये एक लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड का। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जिनेवा में है, और प्रेजेंटली लगभग 164 देश जो हैं वो WTO के मेंबर हैं। 164 कंट्री WTO के मेंबर है, जिनको जो भी WTO ने रूल रेगुलेशन बना रखे हैं इसको फॉलो करना पड़ेगा। द WTO अग्रीमेंट कवर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, गुड्स में भी कवर होता है ये सारा, और सर्विसेज में भी, और ये इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है। यार ये अच्छी बात है, अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है तो आप हमारे साथ शेयर करो, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी है हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपने कोविड की वैक्सीन बना दी तो आप हमारे साथ शेयर करो, हम सब लोग मिलके काम करेंगे तो ओवरऑल हर किसी का ग्रोथ होगा। WTO इस चीज पे काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है WTO का फंक्शन की WTO करता क्या है। तो सबसे पहली बात क्या है, WTO इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है और किसी भी प्रकार का टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर उसको हटाता है। कोई भी रुकावट अगर किसी देश ने लगा रखा है किसी भी प्रकार का, उसको हटाने का काम और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने का काम WTO का है। टू इम्प्लीमेंट रूल्स एंड प्रोविजन रिलेटेड ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी के रिगार्डिंग कि ट्रेड किस तरीके से होगा, व्यापार किस तरीके से होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस तरीके से होगा, उसके रिगार्डिंग जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो WTO लगाता है।
टू इंश्योर ये भी देखता है कि वर्ल्ड के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ट्रेड का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी चीज़ को ट्रेड करोगे, ये देखता है कि जो रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा आप वेस्ट ना करो। इन्वायरमेंट को जो है प्रोटेक्ट करता है कि इन्वायरमेंट आप डैमेज मत करो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप इन्वायरमेंट को डैमेज करोगे अपनी कंट्री के तो इससे पूरे वर्ल्ड को नुकसान होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क ऑफ अ डिस्प्यूट सेटलमेंट, अगर मान लो दो कंट्री के बीच में कुछ विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट आ जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो इसको सुलझाने के लिए भी डब्ल्यूटीओ ने क्लास प्रॉपर फ्रेमवर्क बना रखा है कि अगर कोई डिस्प्यूट है तो स्टेप बाय स्टेप आप उसे कैसे सुलझा सकते हैं। और क्लास पीरियडिक रिव्यूज भी लेता है डब्ल्यूटीओ कि जितने मेंबर कंट्री है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे रिव्यूज, आपके पेपर होता है ना 3-3 महीने में पेपर होते हैं, उसी तरीके से क्लास ये पीरियडिक रिव्यू लेता है कि डब्ल्यूटीओ में जितने मेंबर कंट्री हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, किसी प्रकार का बैरियर तो नहीं लगा रहे, ये सारी चीज़ें चेक करना डब्ल्यूटीओ का काम है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी बुक में कोई और पॉइंट है तो खुद के जब आप नोट्स बनाओगे इन चीज़ों से तो क्लास आप उन चीज़ों को अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। नोट्स खुद के बनाओ लिख लिख के, ताकि जब आप लिखो तो चीज़ें लर्न हो जाए। हम हमेशा चाहते हैं कि हमें कोई बना के कुछ दे दे पूरे के पूरे नोट्स और हम उसको रट्टा मार लें। क्लास वो रट्टा नहीं मारा जाएगा, वो पड़ा रहेगा, इतना सिंपल नहीं होता। बेहतर है कि आप, क्योंकि देखो हमें अपनी ओन लैंग्वेज बना के लिखना है, कोई एमसीक्यू पेपर तो है नहीं, तो बेहतर है कि हम लोग जितने भी क्वेश्चन लेंगे वो क्लास अपने खुद को बना बना के लिखेंगे। तो नोट्स को भी आप अपनी भाषा में, आप ये ले लो पूरा का पूरा, आप जो ढांचा है स्ट्रक्चर है वो ये ले लो, बट हल्का फुल्का चेंज करो अपनी भाषा में। जो सिंपल वर्ड लगते हैं आप उसको मिलाओ, उसको लगाओ, आपको लगता है कि यार ये वर्ड यहाँ लग दूंगा तो मुझे याद हो जाएगा, ऐसे खुद के नोट्स बनाओ तो आपको बेहतर तरीके से चीज़ें लर्न हो जाएंगी, राइट। बायलैटरल ट्रेड का मतलब देखो, ये दो बेसिकली मतलब क्या है कि डब्ल्यूटीओ ना बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड दोनों को प्रमोट करता है। कई बार एमसीक्यू में पूछा जा चुका है, ट्रू फॉल्स में भी, तो मैं बता दूं आपको बायलैटरल ट्रेड का मतलब क्या है। जब ट्रेड हो रहा हो बिटवीन, बाय मतलब टू नेशंस के अंदर, टू कंट्री के अंदर, और अगर दो से ज्यादा कंट्री के बीच में ट्रेड हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं क्लास, मोर देन टू, तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीलैटरल ट्रेड। तो बायलैटरल ट्रेड और मल्टीलैटरल ट्रेड। अच्छा सर, हमने एलपीजी पढ़ लिया, हमने पिछली क्लास के अंदर लिबरलाइजेशन पढ़ा था पूरा का पूरा, आज हमने प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन पूरा पढ़ लिया और ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी। जैसा मैंने कहा था कि मैं वीडियो के पहली क्लास के अंदर ही सीबीएसई का सिलेबस मैं दिखाता हूँ आपको, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो आज हम बात करेंगे क्लास एलपीजी के अप्रेजल की, कि एलपीजी कहाँ कहाँ अप्रेजल है। सबसे पहला क्या है, इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। या देखो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ने लगा, यानी कि इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सीधी सी बात है, एलपीजी के आने के बाद से कंपनियों को आसानी हो गई, लाइसेंस हमने बंद कर दिया तो इकोनॉमी काफी ग्रो करने लगा। इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज देखो यार सच कहूँ तो सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर हुआ है। 1991 के बाद इंडस्ट्रीज़ काफ़ी डेवलप करी गई हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने लगा, इंडस्ट्री सेक्टर में ग्रोथ होने लगा। जब हम बात करते हैं एलपीजी के डीमेरिट की, ये जो अप्रेजल है, एलपीजी ने सबसे ज़्यादा फोकस इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर पे ही किया, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल फिर सर्विस, एग्रीकल्चर पे कोई काम नहीं किया। एलपीजी के आने की वजह से बेमतलब के बहुत सारे प्रोडक्ट आने लगे, बहुत सारा सामान जो है वो बनने लगा, जो जिसकी ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें मार्केट में बना के बेची जाती है। बस किसी भी तरीके से कंज्यूमर को सामान बेचा जाए, कुछ ना कुछ बनाओ, एडवर्टाइजमेंट करो और कंज्यूमर को एहसास दिलाओ कि अच्छा ये चीज़ तो होनी चाहिए थी, तुम्हारे पास क्यों नहीं है, और उसको बना के बेचो। कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करता है। एग्रीकल्चर में कोई काम नहीं किया, ये इसके डिमेरिट रहा है। देखो हर चीज़ का मेरिट डिमेरिट होता है, कोई ज़्यादा कोई कम, बट होता है। अच्छा अभी मेरिट की बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया, इकोनॉमी ग्रोथ होने लगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एलपीजी लाया क्यों गया था, उसमें प्रॉब्लम क्या क्या थी जिसकी वजह से एलपीजी को लाया गया, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी इसने। बाहर कंट्री से इन्वेस्टमेंट आने लगा, जब बाहर कंट्री से इन्वेस्टमेंट आने लगा तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी हमारे पास बढ़ने लगा। बाहर से कंट्री में इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा आएगा, और डीवैल्यूएशन करेंसी की गई है ना, जो करेंसी की डीवैल्यूएशन फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में किया गया, उससे हमारे पास डॉलर आने लगा, करेंसीज आने लगी फॉरेन करेंसी, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारे पास बहुत कम हो गया था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने लगा, सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया, कोई एक्सपोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट बढ़ने लगा। इन्फ्लेशन पे चेक होने लगा। देखो हम बहुत ज़्यादा पहले नोट प्रिंट कर रहे थे, हमारा बजट डेफिसिट में था, हम लोन ले रहे थे बाहर कंट्री से, लेकिन अब हम लोन तो नहीं ले रहे बाहर कंट्री से, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल हो गया, इतनी महंगाई तेजी से नहीं बढ़ी। जैसे पहले 16.7% था तो उतना नहीं, कम हो गया। फिजिकल डेफिसिट, अब हम लोग लोन नहीं लेते बाहर कंट्री से, हमारा इंटरेस्ट का एक्सपेंस भी कम होता है। और क्लास जो प्राइवेट सेक्टर को आपने
ओपन कर दिया और बाहर से कंपनियां आने लगी इंडिया में, प्राइवेट सेक्टर ओपन हो गया, आउटसोर्सिंग होने लगा काम, तो धीरे धीरे जो है जो रोजगार लोगों को प्राइवेट सेक्टर देने लगा। तो प्राइवेट सेक्टर ने काफ़ी सारे लोगों को रोजगार दिया इससे। ये इसके क्लास अप्रेजल है। इनके अलावा भी आपको कोई पॉइंट लगता है तो अपनी ओल्ड लैंग्वेज बना के लिख सकते हो, कंक्लूसिव लिस्ट नहीं है। इस थर्ड चैप्टर को एंड करने के लिए हमारे पास एक ही टॉपिक बचा है, डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी, जिसको पढ़ के हम अगली क्लास में इस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड कर देंगे। तब तक के लिए क्लास वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा ये वीडियो। कुछ भी आपको पूछना है वो कमेंट में आप पूछ सकते हो। और इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों को शेयर जरूर करना, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्टेटस पे, जहाँ भी शेयर करना चाहते हो, टेलीग्राम पे शेयर करो। मैं तुम्हारे पूरे क्लास 12th का A to Z सिलेबस यहाँ पे कराऊंगा और साथ में रिवीजन, एमसीक्यू, प्रैक्टिस पेपर, सीबीएसई के सैम्पल पेपर, इवन हम बहुत सारे मॉक टेस्ट भी अनाउंस करेंगे लास्ट में। काफ़ी सारी चीज़ें होंगी आपके लिए। बस सपोर्ट दिखाओ, अपना प्यार दिखाओ। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करो और बताओ मुझे अगर कोई भी कमी है तो उसको ठीक करेंगे। चलो टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।